टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किसे भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? जनरल के.एस. थिमैया, मेजर जनरल गौतम चौहान, जनरल S.M. श्री नागेश या फिर जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर जनरल गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान को हाल ही में नवनिर्मित ह्यूमन राइट्स सेल का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो सीधे आर्मी स्टाफ ऑफिस के वाइस चीफ को रिपोर्ट करेंगे। आपको बता दें, गौतम चौहान हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी HQIDS में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स के रूप में कार्य कर रहे थे। अपने आर्मी मुख्यालय के पुनर्गठन के अंतर्गत इंडियन आर्मी ने एक नई ह्यूमन राइट्स सेल का निर्माण किया है, जो सेनाओं पर लगने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। इस सेल में एक IPS अधिकारी भी होगा, जो मामले की जांच के दौरान राज्य पुलिस के साथ बेहतर समन्वय करने का काम करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियान का कौन सा संस्करण शुरू किया जा रहा है? 30वां, 35वां, 40वां या फिर 43वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40वां। आज अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा से रवाना हुआ। 43 सदस्यों का यह दल चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोवनीन से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। यह जहाज 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा एवं अप्रैल 2021 में यह भारत वापस लौट आएगा। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में गया था, जिसमें 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं, जिसमें से मैत्री और भारती वर्तमान में कार्यरत हैं। गौरतलब है कि गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने किस राज्य में ट्राई फूड पार्कों की स्थापना के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। बीते दिनों ट्राइफेड ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में जनजातीय लोगों की आजीविका में सुधार लाने के मकसद से ट्राई फूड पार्क्स की स्थापना का निर्णय लिया। इसके लिए ट्राइफेड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम दोनों मिलकर जनजातियों के जीवन में सुधार के लिए विभिन्न पहलें शुरू करेंगे। स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्र, ट्राई फूड पार्क आदि के माध्यम से वन धन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ट्राई फूड स्कीम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। गौरतलब है कि ट्राई फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स होते हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र एक संगठन है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में 1952 से जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा देश सऊदी अरब निम्नलिखित में से किस देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कुवैत, इजराइल, जॉर्डन या फिर ओमान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को बहाल करने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी हवाई और भूमि सीमा खोलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब एक खाड़ी देश है। इसकी सीमा उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत से, पूर्व में फारस की खाड़ी कतर एवं संयुक्त अरब अमीरात से लगती है। यह अपनी दक्षिणी पूर्वी सीमा ओमान से साझा करता है। यह दक्षिण में यमन, पश्चिम में लाल सागर और उत्तर पश्चिम में अकाबा की खाड़ी से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि सऊदी अरब तथा कतर की राजधानियां क्रमशः रियाद और दोहा है। सऊदी अरब की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने बेंगलुरु शहर में विद्युत आपूर्ति को बूस्ट करने के लिए $100 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक या फिर बैंक ऑफ कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने $100 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। इस ऋण का उपयोग कर्नाटक में बेंगलुरु की बिजली वितरण प्रणाली को बूस्ट करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन के द्वारा बेंगलुरु शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। इस लोन से भूमिगत वितरण केबलों के अलावा संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2800 किलोमीटर से अधिक फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाए जाएंगे। इस फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, वितरण स्वचालन प्रणाली यानी DAS एवं अन्य संचार नेटवर्क के लिए किया जाएगा। बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य ओवरहेड वितरण लाइनों को भूमिगत केबलों में बदलना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोंग डैम वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की मौत की घटना सामने आई है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग डैम वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की मौत के आंकड़े काफी बढ़ रहे हैं। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने इस घटना के पीछे H5N1 वायरस की पुष्टि की है। पोंग डैम झील को 1983 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 1994 में इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। 1988 के बाद से पोंग वेटलैंड में लगभग 425 पक्षियों की प्रजातियों को देखा गया है। गौरतलब है कि पोंग डैम को 1960 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे ब्यास बांध भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सागरमाला सी प्लेन सेवा यानी सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज परियोजना को शुरू करने की बात कही है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग ने सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना को शुरू करने की बात कही है। गौरतलब है कि भारत सरकार को चयनित मार्गों पर ही सागरमाला सी प्लेन सेवा की शुरुआत करनी है। इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास विभिन्न पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। इस परियोजना को सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड यानी SDCL के माध्यम से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि यह कंपनी पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ऐसी ही एक सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच पहले से ही चल रही है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2020 को किया था। इसके द्वारा भारत में कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन में सुधार होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हैप्को मोशन इंडिया लिमिटेड, टाटा समूह, लार्सन एंड टुर्बो या फिर गेल इंडिया लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गेल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को भारत को समर्पित किया है। यह पाइपलाइन 450 किलोमीटर लंबी है, जिसका निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह पाइपलाइन केरल के कोच्चि से एर्णाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से होते हुए कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी। यह पाइपलाइन पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी PNG के रूप में परिवहन क्षेत्र और घरों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG प्रदान करेगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारत की पहली प्राकृतिक गैस अंतर्राज्यीय पाइपलाइन 1987 में शुरू की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की बात कही है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी गठित की है। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने इस अकादमी का गठन किया है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का कारण है कि दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी निवास करती है। दिल्ली सरकार ने पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम के सदस्य एन राजा को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार इस अकादमी के माध्यम से एक भाषा पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगी। साथ ही दिल्ली सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भी करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। मलाला यूसुफजई को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप अधिनियम पारित किया है। यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम का उद्देश्य इस कार्यक्रम का विस्तार करना है। मलाला महिला शिक्षा के लिए अग्रसर एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है। वे सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, जिन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए केंद्र से कुछ सिफारिशें की हैं? नीति आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर जनजाति मामलों का मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार से कई तरह की सिफारिशें की हैं। इनमें से कुछ मुख्य सिफारिशें इस तरह हैं: मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना, हैजार्डस क्लीनिंग पर एक नया कानून लाया जाए, उन स्थानीय प्राधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जो लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार देते हैं आदि। आयोग ने केंद्र सरकार से मैनुअल स्कैवेंजर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए का लोन देने की बात भी कही है, ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। आयोग ने कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स को मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है, जिससे मैनुअल स्कैवेंजर्स की तुरंत कमाई शुरू हो। मैनुअल स्कैवेंजर्स को पुनर्वास के लिए एक बार में मुआवजे के रूप में दी जाने वाली नकद राशि की सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा सकती है। आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किसे बनाया गया है? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, सेंग खासी विद्यालय, कियांग नंगवाहा स्कूल या फिर कांची कामकोटी विद्या भारती स्कूल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।